और ये लेक्चर आपको लैपटॉप पे भी देख सकते हो, फ़ोन में भी देख सकते हो। ऐप डाउनलोड नहीं करोगे तब भी चल जाता है, लैपटॉप पे ऐसे ही। जैसे मैं चाहूँ अगर मेरा कोर्स परचेज इस पर भी देख सकते हैं हम। जैसे अभी हम नहीं चला पाएंगे क्योंकि जैसे कल की जो क्लास हुई थी अगर आप देखोगे तो उसके लिए एक्सेस चाहिए, एक्सेस नहीं होगा, अभी यहाँ लॉक लगा हुआ है। जब आप कोर्स खरीदोगे है ना, तो बाई नाउ टू स्टार्ट लर्निंग, तो उसके बाई नाउ करना पड़ेगा। फिर यहाँ अपना डिटेल्स डालो एंड देन बाई नाउ करो एंड देन हो जाएगा। एनीवे तो कल जो मेरी क्लास हुई थी, हमने कल तो नहीं मतलब परसों हुई थी, कल नहीं लिया था। तो अभी हमने जून 2023 के यूनिट 4 के सारे क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चंस सारे हो गए थे, पार्ट सी वाले है ना, ये कंप्लीट किया था। और इससे पहले ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी 2024 के दिसंबर वाला, जून वाला ये पहले हो चुका है ना। दिसंबर 2024, जून 2024, फिर दिसंबर 2023 और जून 2023 का हो गया। तो इसके पार्ट सी, पार्ट बी ऑलरेडी हमने लास्ट 10 ईयर के पेपर ऑलरेडी कर रखा है, उसमें रिकॉर्डेड में है, आप वहाँ देख सकते हो। तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो दिसंबर 2023 का हो गया है, तो अभी डिस्कस करेंगे, हम बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है ना। दिसंबर 2024, फिर जून 2024 का हुआ था, दिसंबर 2023, जून 2023। अभी डिस्कस करेंगे दिसंबर 2022। इसका देखेंगे यूनिट 4 पार्ट सी, ठीक है, ये है। बताओ भाई किसी का पेपर है, भेजो पेपर और आंसर की भेजो ग्रुप में, तो मैं यहाँ ओपन करता हूँ उसको। अभी देखना हमें दिसंबर 2022 वाला, ठीक है, दिसंबर 2022 का यूनिट 4 देखेंगे, जिसका पेपर और आंसर की ग्रुप में भेजो, उसको डाउनलोड करके भेजता हूँ। ड्राइव में भी होगा, ड्राइव में देख लो, ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, ड्राइव में ही मिलेगा आपको। तो दिसंबर वाला एग्ज़ाम कब हुआ था ये भी डिपेंड करता है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम तो 1-2 महीने पहले बाद में होते रहते हैं। जैसे कि देखो ये फेब 2022 का, मतलब ये दिसंबर 2021 का होगा क्या, ये देख लो पेपर क्या है। मिल गया जी। तो ये किसका है, सितंबर 2022 का ना, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं। सो देखो ग्रुप में है ना, क्रैश कोर्स वाले ग्रुप में भेजा है इन्होंने। इसमें आंसर की है, इसका आंसर बिना आंसर की का है, ये देखिए आंसर की मिलेगा तो अच्छा रहेगा ना, ताकि हम लोग मैच कर पाएंगे।
मतलब अभी मैच कर पाएंगे, है ना। चेक करो पेपर विथ आंसर की हो ज़्यादा अच्छा है तो। आई थिंक ये सही से डाउनलोड नहीं हो पाया नहीं, तो 1 मिनट। तेरा आंसर की भेज दिया। अच्छा अच्छा 1 मिनट। अच्छा आंसर ही भेज दिया ना, ठीक है, थैंक यू। तो इसको मैं एक बार ओपन करता हूँ पहले। बस ये भी देखना ना आंसर की कई बार ना कोड अलग अलग होते हैं, तो वो चेक कर लेना एक बारी कि कोड और ये सेम रहे, ठीक है। चलो जी, तो ये कौन सा पेपर है, सितंबर वाला है, सितंबर 2022। तो मतलब ये जून वाला होगा जो सितंबर में हुआ होगा, वही ना। तो हमें तो दिसंबर वाला पेपर। एक ही पेपर हुआ था शायद 2012 में, अच्छा 22 में। 22 में एक ही पेपर हो पाया था। ओके ठीक है, तो मतलब यही हुआ था ना, ठीक है। और दिसंबर 2021 वाला फरवरी 2022 में हुआ था, वो पेपर है मेरे पास, है ना। सो एक है कि फरवरी 2022 में हुआ था, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मतलब जो दिसंबर 2023 का था वो फरवरी 2022 में हुआ था, और जो फिर जून वाला है वो सितंबर में। तो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं सितंबर वाला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पेपर मुझे मिला है ये जून वाला ही होगा, जो कि सितंबर पे मतलब नाम से है। तो अब देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत एग्ज़ाम का डेट तो है ना, सितंबर 2022 का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है ना पैटर्न था वो, पता है कि 1 से 20 तक एप्टीट्यूड होगा। तो एप्टीट्यूड आप खुद ट्राई करो, एप्टीट्यूड भी है ना स्कोरिंग पोर्सन है। तो उसके बाद 21 से लेके 60 तक पार्ट बी होगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे पास, तो उसमें मिल जाएगा। अभी हमें डिस्कस करना है 103 से 120, जो पार्ट सी का यूनिट 4 है। तो सो 103 से स्टार्ट करते हैं। डिपेंड करता है नंबर कैसे इन्होंने दिया है। तो है ना, यहाँ से S1 पार्ट सी यूनिट 4, ठीक है। तो यूनिट 4 यहाँ से स्टार्ट है, इन्होंने लेबलिंग अलग से किया है। मतलब जैसे लास्ट पेपर जो हमने डिस्कस किया उसमें 103 से 120 तक टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। तो वैसा ना करके इन्होंने हर पार्ट का अलग अलग वो यूनिट वाइज दिया है। तो वन है ना यूनिट 4 का ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से इससे पहले ये इंटीग्रल इक्वेशन और सब क्वेश्चन है, तो ठीक है। यूनिट 3 का चल रहा था, तो यूनिट 4 का यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए, सो आपसे पूछ क्या रहा है कि अच्छा ऑप्शन, दिक्कत ये है ना कि इसका ऑप्शन अलग है वो अलग है, ठीक है। सो अभी के लिए अलग अलग इंपोर्ट कर देते हैं।
तो विजिबल है, रीड कर पाएंगे आप लोग? जैसे थोड़ा लार्ज कर दो तो इसको ऑप्शन इधर कर देते हैं या तो सो देखिए, तो ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस हैं आपके पास। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि लेट, तो ये यूनिट 4 पार्ट सी यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है। आपको एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है ना, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है ऑफ अ स्टेशनरी मार्कोव चेन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ऑल स्टेट्स हैव सेम पीरियड, all the states are transient, some states are transient, all the states are recurrent। आसान क्वेश्चन है, बता पाएंगे आप लोग? देखिए हो जाएगा, चेक कीजिए, अगर नहीं होता फिर बताइए। आसान है। स्टेट्स अभी के लिए मान लीजिए, अगर आपको हो कि स्टेट्स क्या है तो मान लीजिए स्टेट्स है, यहाँ ले लीजिए, कितने हैं, 4x4 है ना, तो 1 2 3 5 है, तभी मान लो 1 2 3 4 5 ही ले लो, ऐसा ले लो। मान लो ये स्टेट्स हैं, तो आप चेक कर पाएंगे? चेक करो, नहीं तो फिर बताओ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो मेन वही है ना, कोशिश करने पे जब ट्राई करोगे तो होगा। कुछ बच्चे क्या है, क्लास ज्वाइन कर सर करा देंगे, हो जाएगा, उससे आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। अगर आप किसी और ने सॉल्व किया, आपने बस देखा है, तो एग्जाम में कम ही चांस है क्वेश्चन पढ़ के आप कर पाओगे, क्योंकि यू हैव टू फील द सेम इन्वायरमेंट। जो एग्जाम में इन्वायरमेंट होगा घर पे फील करना पड़ेगा। कहने का मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आंसर आपको खुद सोचना है, कोई डिसीजन आपको खुद लेना है, वहाँ पे आंसर की नहीं है। सेम चीज़ घर पे करो, कोई नया क्वेश्चन मिला, ट्राई करो, एक स्टैंड लो कि आपका आंसर क्या आएगा। वही आंसर एग्जाम में भी होने वाला है। घर पे ये कि मैच कर पाओगे, सही है गलत है, एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो घर पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की हैबिट बनाओगे, अनसॉल्व क्वेश्चन करने की, और जो आंसर आ रहा है उस पर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, तभी एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर पाओगे। ये चीज़ है, तो उसकी प्रैक्टिस घर से करनी पड़ेगी। जैसे ये सब क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करो, अपना स्टैंड लो कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, फिर आप आंसर की देखो, उसमें सही है ठीक है, नहीं है तो डिस्कस करो, फिर सीखो कहाँ गलती हो रही है। ये चीज़ें हैं, नहीं तो मुझे बताओ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ये चीज़ है, तो यू ट्राई एंड टेल। जो लोग ट्राई करके आए हैं अच्छा है, लगता नहीं कोई ट्राई करके आया होगा, तो एनीवन ट्राई करो और बताओ मुझे। और अगर बताने की ज़रूरत है तो भी बताओ मुझे, नहीं बताने की ज़रूरत है तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। ये सब है। अब स्टोकेस्टिक प्रोसेस जैम में भी आता है, गेट में भी आता है, नेट में भी आता है, तीनों में है। अब इस बार जैम में भी ऐड हो गया स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है। सो यू सी, अगर लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत है ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके जी, आगे बढ़ें। सॉल्व करके देख लो, नहीं है तो पूछो, अगर हो गया तो फाइन। और मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो सच में सीखना चाहते हैं ना, मजे लेने वाले लोग आराम से मजे लो।
पर इसमें स्टेट 3 और 4 ट्रांजिएंट हो गए ना। वो तो आपको डिसाइड करना है, पहले आप डिसाइड कर लो फिर। वो तो डायग्राम बनाने के बाद समझ आएगा ना। देखिए मतलब सॉल्व करना है ना। देखो तो यहाँ पे वो तो आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आपका जो आंसर आ रहा है उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगो आप, है ना। वो तो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंट होंगे, तभी एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आंसर करके भी आओगे। ये है। तो यहाँ अगर हम देखें कि 1 2 3 4 5, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 से 1 लूप होगा, एंड 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 1 आ सकते हैं, 2 से 2 पे लूप बना सकते हैं ना। देन 3 से हर जगह जाने का ऑप्शन है। सो 3 से 1, 3 से 1 मिनट, 3 से 1 है ना। सो 3 से 1, 3 से 2, 3 से 4, 3 से 5, ठीक है। सब जगह आ सकते हैं 3 से। 1 2 3 4 5, 3 पे रह गया। 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3, 3 से 4, 3 से 5, ठीक है। 4 से, सो 4 से भी 1 2 3 4, सो 4 2 1, 4 से यहाँ 2 पे जा पाएंगे। देन 4 से 3 एंड 4 से 4, यही है। तो अब बचा 5, 5 से सिर्फ आप 5 पे रहेंगे। बताइए जी आप क्या कह रहे थे। हाँ जी त्रिवेणी। स्टेट 3 4 ट्रांजिएंट है इसमें। 3 और 4 ट्रांजिएंट है। सो 3 से अगर हमने ये रास्ता चूज़ किया तो एक बार 5 पे आगे देर इज़ नो वे टू गो बैक। हाँ तो ट्रांजिएंट है। तो इसमें डाउट क्यों था आपको, मतलब ऐसा क्या था कि डाउट आपको है, मतलब आप पूछ रहे थे या बता रहे थे, क्योंकि तो ऐसे दिख रहा है कि ट्रांजिएंट है। 4 में क्या है, 4 से 3 पे गया फिर 3 से 4 चला जाएगा, है ना। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन, जैसे लोगों ने बताया 1 3 1 3 सही है, इसमें डाउट क्या है बताओ अब। 1 सही है और 3 सही है, कोई डाउट है कोई पूछने के लिए इसमें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन जो है, तो ये सब क्वेश्चन मैथ्स बैकग्राउंड वाले लोग भी कर सकते हैं। स्टोकेस्टिक प्रोसेस, रैंडम वेरिएबल, एस्टिमेशन, ये सब आसान है, आप मैथ्स वाले लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें कह रहा है पी जो है आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टेट स्पेस कुछ नहीं है, तो अभी मान लो 1 2 3 4 लेट से ऐसा बी द वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ होमोजेनियस मार्कोव चेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ये भी वही है कि एक इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है, ऑल स्टेट रिकरेंट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, या ऑल स्टेट हैव सेम पीरियड। फिर से चेक कीजिए और बताइए, डाउट है तो बताइए, चेक करो जी, और डाउट है तो बताओ। यू ट्राई एंड टेल, अगर डाउट है तो बताओ कि क्या डाउट है।
थर्ड ऑप्शन में डाउट है, ओके, लिमिट एग्जिस्ट। सो आप स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, निकालिए इसका, क्या स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, एंड चेक कीजिए क्या होगा। पहले तो ये चेक करो क्या ये इरिड्यूसिबल है, आप यस नो में आंसर बताओ, क्यों डाउट है। इज इट इरिड्यूसिबल, मार्कोव चेन अपीरियोडिक है क्या, इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक है ना, पॉजिटिव रिकरेंट, इसका आंसर हो, जिनका डाउट है इसका आंसर बताओ, यस या नो, यस या नो, यस या नो, इन तीनों पॉइंट का। अच्छा रिड्यूसिबल है, तो फिर अभी डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते ना, थ्योरम वन वे है कि इसमें ये होता है कि मान लो इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है, पॉजिटिव रिकरेंट है, देन यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट एंड दैट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, है ना, एंड इन दैट केस लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी विल एग्जिस्ट। बट यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, तो इसके कई सारे अप्रोच हैं, एक है आइगन वैल्यू वाला अप्रोच भी है है ना, या आप एक पैटर्न भी बना सकते हैं, लाइक यू फाइंड पी स्क्वायर पी क्यू, देन आपको एक पैटर्न समझ आएगा कि कैसा बिहेवियर है, देन यू कैन ऑल्सो सी कि क्या होगा। तो दूसरा अप्रोच ये भी है कि आप, है ना, पी स्क्वायर निकालो, पी क्यूब निकालो, पी की पावर 4, देन पैटर्न देखो कि लॉन्ग रन में क्या होने वाला है, तो जब एन इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख पाएंगे, ये भी एक तरीका है। तो बेटर यही ट्राई करके देखो कि यू फाइंड पी स्क्वायर, यू फाइंड पी क्यूब, एंड देन यू जनरलाइज कि p की पावर n, जब n बहुत लार्ज है तो क्या होगा, तो इससे आपको एक इंट्यूशन आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं, करके देखिए। ये तो और भी अप्रोच है ना, यू ट्राई दिस वन फर्स्ट, देन देखते हैं। क्या बता पाओगे पी स्क्वायर क्या है, पी क्यूब क्या है, तो आसान है निकालना ना, क्या आप मुझे ये बताइए, व्हाट इज पी स्क्वायर एंड व्हाट इज पी क्यूब, या अगर स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो तब भी आप उससे कुछ आइडिया लग सकता है। सो पी स्क्वायर मैट्रिक्स बताओ, इसको थोड़ा सा ही छोटा करता हूँ। पी स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और पी क्यू पी फिर से हटा है, पी क्यू पी आ गया है ना, ऐसा, ओके। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा अब कि जितने भी ऑड पावर है और इवन पावर है कभी सेम होगा क्या, लाइक आई थिंक यू पी ये आया, पी क्यूब ये आया, तो यही पी कितना आएगा, एक मिनट, पी स्क्वायर आई है ना, सॉरी, सो पी 4 यही आएगा, पी 6 यही आएगा, एंड सो ऑन। यहाँ से आप निकालोगे तो पी की पावर 5, मतलब कह रहा हूँ ये आई आ जाएगा, है ना, पी स्क्वायर पी क्यूब, आप चेक करो सब आई आएगा, ये तो एग्री करते हैं, है ना जी। सो व्हाट आई एम सेइंग, यू फाइंड पी स्क्वायर पी 4 पी 6, then you see p cube, p5, p7 all will be p. Now you think about this, limit n tends to infinity p raised to power n, अगर odd होगा n तो p आएगा, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे -1 की पावर n का आपको लिमिट निकालने को बोला जाता है। तो आप क्या लिखते हैं इसका आंसर, सीक्वेंस सीरीज में इसका आंसर क्या लिखते हैं आप, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस,
डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ भी क्या होगा, ठीक है, ओके। हाँ, क्योंकि है ना हर केस में सेम आता, तो इससे एक आइडिया मिल जाता है, जैसे पावर निकाल के ना, सो यू सी दे आर डिफरेंट, सो इट विल नेवर लीड टू अ सिंगल मैट्रिक्स, एंड यू नो लिमिट मस्ट बी यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, तो यूनिक तो है नहीं, सो दैट्स वाई। ओके, तो सी 3 वाला इसलिए गलत है, जैसे है ना, तो आप लोग ऑलरेडी आंसर बता चुके हैं कि 2 और 4 आया है, 3 गलत है और 1 गलत है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, अब ये हाफ है ना, अभी आगे आएगा, 2 ऑप्शंस कितने, 3 आए ना, सो चलिए ठीक है, बताइए ऐसे ही। तो क्या आएगा? हम्म तो क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन ये हो गया, फुल क्वेश्चन इज दिस, विजिबल है? सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि x1 x2 बी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है, तो यहाँ से ये समझ आया कि x1 कॉमा x2 आर IID नॉर्मल 0 1, ठीक है, ये है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अब आपसे पहला में पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो ये आई थिंक पिछले क्लास में हमने मॉड वाला केस डिस्कस किया था अभी कुछ दिन पहले, जो 2 3 क्लास पहले डिस्कस किया था मॉड के साथ, तो ये तो आसान है, आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या 1/√पाई होगा, ये ऑप्शन ए कह रहा है या 1 कह रहा है, और दूसरा आपसे कह रहा है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन दिस इज दिस, देन दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट, चेक करो, तो ये तो ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी है, यू ट्राई, बताइए चेक करके, ये सब बेसिक क्वेश्चन है ना, तो चेक करके बताइए क्या आंसर आएगा, और नहीं समझ आया तो फिर बताइए।
हो गया जी या पूछना है? चेक करके देखो क्या होगा। आ गया जी अभिजीत। सो कुछ डाउट है किसी ऑप्शन में किसी को? ये सब बेसिक रिजल्ट है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये ऑप्शन में है कि काई स्क्वायर गामा हो जाएगा, और गामा में ये थ्योरम होता है कि एक्स प्लस वाई और एक्स अपन वाई इंडिपेंडेंट होगा अगर एक्स वाई गामा है तो वैसे ही हो जाएगा। ये आप कोवेरिएंस निकाल लो, आई थिंक जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बाई वेरिएट भी हो जाएगा। x1 x2 का डिस्ट्रीब्यूशन बाई वेरिएट नॉर्मल 0 0 1 1 0 ये हो जाएगा। तो बाई वेरिएट में इफ एंड ओनली होता है, तो इसका कोवेरिएंस निकालो, जीरो आ जाएगा तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर x1 गिवन x1 प्लस x2, तो आपको कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला पता होगा बाई वेरिएट नॉर्मल में, वो लगा दो। लेकिन यहाँ बाई वेरिएट ये बनेगा x1 और x1 प्लस x2 का, तो इसका बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, फिर इसका कंडीशनल आ जाएगा, आएगा तो इससे निकाल लो क्या आएगा। एंड यहाँ पे मैक्सिमम है तो सिंपल उससे आ जाएगा, आप फॉर्मूले से आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब डेफिनेशन जो है ना, मैक्सिमम ऑफ x1 कॉमा x2, तो ये डबल इंटीग्रेशन। मुझे कोई ऑप्शन अगर सॉल्व करना है तो बताओ, अगर आप लोगों का हो गया तो बहुत अच्छा है। क्योंकि सब बेसिक थ्योरी है ना, जो बच्चा जैम की अगर PYQ किया है उसमें भी हो जाएगा, उससे भी उस जैम लेवल का क्वेश्चन ही है। dx1 dx2, तो ये इंटीग्रेट करना है, इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, हो गया ना? यस सर। ठीक, तो अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं कराऊंगा ये चीज़ें, तो बताना, उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। डी ऑप्शन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। डी ऑप्शन। डी जो है ना, आप वो थ्योरम जानते हैं गामा वाला, जैसे आपको ये पढ़ा ना हम लोगों ने, जो गामा में थ्योरम है कि लेट x इज गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा एंड y इज गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा, बीटा कॉमन है एंड दे आर इंडिपेंडेंट, देन आप ये जानते हैं ना कि x अपॉन वाई एंड x प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट, ये थ्योरम है, तो ये यूज हो जाएगा। इसमें और भी थ्योरम था कि बट यहाँ सर एक्स तो गामा नहीं है ना, जो x1 बाई x2, एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें रेशियो क्या होगा इसका? वो तो सर एक कॉची कॉची हो होगा। जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो दोनों तो इंडिपेंडेंट ही होगा। क्या हो जाएगा? एक कॉची है और एक ये है काई स्क्वायर। तो ये इंडिपेंडेंट मतलब कैसे होगा? वो तो गामा बन जाएगा, ठीक है, काई स्क्वायर तो गामा ही है। इसको ऐसा लिख पाएंगे, लेकिन है कि मॉड होना चाहिए उसके लिए, नहीं। अगर हम x1 अपॉन x2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा
mod x1 upon x2, is it? And mod x1 upon x2 is function of x1 upon x2. ऐसा कर सकते ना? तो लेकिन x1 upon x2 is not a function of mod x1 upon x2, है ना? यहाँ स्क्वायर नहीं है, सही कह रहे हैं आप. तो यहाँ पे x1 स्क्वायर तो काई स्क्वायर हो जाएगा, x2 स्क्वायर काई स्क्वायर है, तो x प्लस x. अच्छा, यहाँ स्क्वायर कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है. अच्छा, x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर होता तो आसानी से हो जाता नहीं. यहाँ पे जैसे आपका होता x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर, तो काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर 1 और गामा दोनों गामा हो गया, ये भी गामा हो गया, आसानी से हो जाता. यहाँ दिक्कत है x1 अपॉन x2 का. तो बताओ भाई, क्योंकि ये जो है दिस इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2, लेकिन मतलब mod x इज फंक्शन ऑफ x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ mod x, ठीक है ना. मतलब हम ये जानते हैं ना कि xy इंडिपेंडेंट होगा तो फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y आर इंडिपेंडेंट, ये चीज़ है. तो जैसे मैं अगर ये कह रहा हूँ कि देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस थ्योरम से क्या प्रूव होगा जो हमने लिखा है, तो इससे ये हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि मतलब इस थ्योरम से हम ये प्रूव कर पाएंगे इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग बात कर रहा हूँ, फोर्थ ऑप्शन जो है, तो उसमें हम ये लिख पाएंगे कि हाँ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, है ना. ये हम लिख सकते हैं. सो ये इंडिपेंडेंट होगा ड्यू टू दिस थ्योरम. लेकिन यहाँ चक्कर ये है कि आपको अपॉन में x1 अपॉन x2 दिया हुआ है, तो x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर है. तो ये ज़रूर है, जैसे मान लो है ना, कहीं हमने देखा था ऐसा एग्जांपल जहाँ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट था बट x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट. उसकी वजह ये है कि x इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर. जहाँ एक्स वाई इंडिपेंडेंट है वहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट होगा ही, लेकिन जहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट डज नॉट गारंटी कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा. तो सेम लॉजिक यहाँ पे है एक्चुअली, कि यहाँ पे स्क्वायर इसका इंडिपेंडेंट, अगर इसको हम लिखते हैं हम, तो इसको मैं रेशियो में ऐसा लिखूँ है, तो इसको थोड़ा और सोचना पड़ेगा या फिर गलत होगा, है ना. तो इसको देखना पड़ेगा. तो फोर्थ में ही डाउट है ना, इसको भी बताते हैं. या तो फिर वही जैकोबियन वाले तरीके से जाओ, लंबा तरीका वो है कि जैकोबियन वाले वे से जाओ फिर आप करो, तो एक उससे प्रूफ हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है. तो होगा तो ऐसे थ्योरम से आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, या है भी तो भी प्रूफ किया जा सकता है यू भी लेके जैकोबियन वाले तरीके से. वैसे तो कॉची है, ठीक है, ये x1 अपॉन x2 कॉची है और वो काई स्क्वायर 2 है, बट वो कैसे इंडिपेंडेंट होगा हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हाउ आर दे इंडिपेंडेंट. बताओ जिन्होंने किया, बताओ क्या लॉजिक लगाया आप, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ. ठीक है, देखिए तो फिर सॉल्व करते हैं इसको, है ना. तो अभी के लिए हमें कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं. चलिए तो इसको सर ट्राई एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स से होगा, जी. एंसिलरी स्टैटिस्टिक. एंसिलरी, ओके, देखते हैं ट्राई करके. हाँ वो भी सोच सकते हैं. तो आप बस उस थ्योरम की तरह सोच रहे हैं, नहीं. तो x1 अपॉन x2 कॉची 0 1 हो गया, तो ये पैरामीटर से फ्री, लेकिन वहाँ पैरामीटर तो था ही नहीं पहले. तो मान लीजिए अगर होता भी ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल 0 थीटा या इस तरह कुछ, लेकिन पैरामीटर यहाँ तो है ही नहीं ना, यहाँ तो पैरामीटर है नहीं, तो कैसे आप उससे प्रूव करेंगे. तो कंप्लीट सफिशेंट एंसिलरी है, कंप्लीट सफिशेंट फ्री होता है एंसिलरी से, मतलब इंडिपेंडेंट है. कंप्लीट सफिशेंट जैकोबियन से नहीं होगा. है ना, तो जैकोबियन से लेंदी थोड़ा होगा, कोई शॉर्टकट ढूंढे, वरना जैकोबियन से तो हो ही जाएगा. देखो ये लॉजिक हम जो मैं जो सोच रहा था वो ये लॉजिक था, लेकिन इसमें है कि यहाँ स्क्वायर है, दिक्कत ये है ना. तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इंडिपेंडेंट है. अच्छा, आंसर की जिन्होंने बताया था क्या बताए थे, 1 3 4. अच्छा 2 गलत है, देख लेना क्या हो, तो फॉर्मूले से आ जाएगा, बाईवेरिएट नॉर्मल का एक्सपेक्टेशन से आ जाएगा, है ना. तो अभी के लिए या तो जैकोबियन से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता समझ तो आ नहीं रहा, है ना, क्योंकि x1 स्क्वायर, क्योंकि हम कैसे लिख पाएंगे इसको, हम कुछ ऐसा, हमें ये पता दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, सो कैन वी राइट दिस एज जस्ट x1 अपॉन x2. लेकिन x1 x2 का सपोर्ट क्या है, रियल नंबर है.
तो वही क्वेश्चन ये है कि क्या हम इससे ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड x1 अपॉन मॉड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर रूट मॉड हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है तो इसका स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव होगा, वो तो ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यहाँ से हम ये यहाँ तक जा सकते हैं। अब यहाँ से हम ऑप्शन तक कैसे जाएंगे ये सोचना है, फोर्थ ऑप्शन तक। तो यहाँ से हम यहाँ तक आ सकते हैं कि सिंस इट इज़ नॉन नेगेटिव फंक्शन तो स्क्वायर रूट लिया, नॉन नेगेटिव आया, वैसा है। अब हमें दिखाना है कि दिस एंड x1 अपॉन x2 इंडिपेंडेंट होगा, तो इसकी वैल्यू होगी क्या, प्लस माइनस होगी ना, प्लस माइनस x1 बाई x2, यही होगा। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना, इवन यू टेक स्क्वायर रूट और नॉट, बट ये इससे इंडिपेंडेंट है। तो मे भी इसकी वजह ये है क्योंकि एक में हटा सकते हैं क्या, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि मान लो x एंड मॉड y इंडिपेंडेंट है तो x एंड y इंडिपेंडेंट होगा। अगर ये हम सोचें कि मान लो कहीं मुझे ऐसा दिया हुआ है कि x एंड मॉड्यूलस ऑफ y आर इंडिपेंडेंट, सो कैन वी से कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, अगर ऐसा हो जाए तो, या मैं बोलूँ कि अगर ऐसा रहेगा x एंड y स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, सो कैन वी से x एंड y आर इंडिपेंडेंट। तो इसको अगर आप प्रूफ कर लोगे तो काम हो जाएगा। मान लो ये स्टेटमेंट इसका आंसर यस आता है तो फिर हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो ये चेक करना पड़ेगा, या तो ऐसे चेक कर लो, तो हमें वो गिवन है और ये चेक करना है, नहीं तो फोर्थ तरीका वही है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, फोर्थ का वही होगा कि आप भाई एक कहा ना, हमें तो पता ही है, सो आप u लो, you take x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड v you take x1 अपॉन x2, जैकोबियन वाला तरीका लगाओ, f ऑफ इंडिविजुअली u भी आप जानते हो, है ना, मार्जिनल आपको पता है कि काई स्क्वायर 2 है और v कॉची 0 1 है, मार्जिनल पता है, मेन हमें चाहिए ज्वाइंट, ताकि हम ये चेक कर सके कि ज्वाइंट इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, ऐसा है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, तो ये कहाँ से आएगा, मॉड ऑफ जैकोबियन टाइम f ऑफ x1 x2 x1 x2। अब ये चेक करो क्या ये इक्वल है एफ यू ऑफ u इंटू एफ वी ऑफ v, सो ये चेक करना पड़ेगा, करके देखिए यहाँ से आ जाएगा। सो ये भी बहुत लेंदी नहीं है, मतलब बस आपको जैकोबियन निकालने का मेहनत है, बाकी तो पता ही है, उसमें ब्रेक करो, सो जैकोबियन निकाल लो, बाकी काम हो जाएगा। यू फाइंड जैकोबियन, जैकोबियन क्या होता है, तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक्स वाई से यू वी को, है ना, तो आएगा डेल x1 x2 अपॉन डेल यू वी, यही है। इसको उल्टा भी कर सकते हो, 1 अपॉन जे आपको आसान लगे निकालना तो ये निकाल लो, ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट है, तो इससे करके देखिए जी, अवनीश, मतलब हो जाएगा मुझे लगता है। यहाँ भी अगर ये आपको चेक करना है, ये आपको चेक करना, अगर इसका आंसर यस है तो काम हो जाएगा। हमने ये देखा था कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट डज नॉट गारंटी एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पे एक में ही चेंज आ रहा है बस, यहाँ मॉड वाई को हम वाई कर रहे हैं या वाई स्क्वायर को वाई कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस मे वर्क, मुझे याद नहीं है, प्रूफ लिखना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके पता चलेगा। सोचो अगर इस पे है, या तो ये तरीके से इजीली हो जाएगा, तो यहाँ से आप ये चेक कर लो तो इससे आ जाएगा, और आई थिंक इससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो। देखो और कुछ क्वेरी है तो पूछो। 2 भी करेक्ट है। ऐसे भी हो सकता है क्या, x और x2 को कार्टेशियन में मान लिया r cos थीटा और sin थीटा, वो r स्क्वायर हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, थीटा और r इंडिपेंडेंट होगा, तो ऐसे बोल सकते हैं क्या? अच्छा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ब्रेक कर रहे हैं, अच्छा तो मतलब आप ऐसा नहीं, मान, x1 r cos थीटा हो गया और x2 जो है r sin थीटा हो गया, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बेसिकली ये r स्क्वायर हो आर जाएगा, स्क्वायर हो गया, यहाँ थीटा आ गया, और जो वो केवल cot थीटा हो जाएगा। हाँ तो मतलब, तो वहाँ पे थीटा और r तो इंडिपेंडेंट होता है ना। और चूंकि यहाँ पे सपोर्ट डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, लेकिन यहाँ पे फ्री है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट आपका पूरा आर स्क्वायर है ना, मतलब सपोर्ट यहाँ पूरा आपका एक्स वाई प्लेन है ना, तो थीटा तो 0 से 2 पाई में होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ आर, तो यहाँ पे थीटा और आर इंडिपेंडेंट है। कई जगह ऐसा होता है ना
कि आर थीटा डिपेंड कर हम्म, जाता है, यहाँ पे तो उससे फ्री बोल है। सकते हैं। हाँ, ऐसा सोच तो सकते हैं, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं इन जनरल, ये x1 एक्सिस है, ये x2 एक्सिस है, तो कोई भी रैंडम पॉइंट x1 x2 जैसा होगा। एंड कार्टेशियन फॉर्म में x1 x2 है, तो उसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमने यहाँ किसने कहा ये आर स्क्वायर रैंडम वेरिएबल हो गया, और ये जस्ट आर तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो वही आप करें, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा यहाँ से। तो कॉट थीटा में थीटा और आर दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल यहाँ पे है, क्योंकि आर की वैल्यू जो होगी वो 0 से इन्फिनिटी में होगी, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। एंड थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई में होगी, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन आर। तो सिंस आर एंड थीटा आर इंडिपेंडेंट, सो वी कैन से, तो ये वर्क करेगा, दिस विल वर्क, दिस इज ओके। ऑल्सो यहाँ पे वर्क करेगा, है ना। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिक्कत होगी, जैसे जहाँ पे आर रेस्ट्रिक्टेड है या थीटा रेस्ट्रिक्टेड है, तो वहाँ पे हो सकता है आर और थीटा पे डिपेंड करे, है ना। वैसा जैसे हमारे एग्जांपल के लिए, जैसे ये लॉजिक वहाँ काम नहीं करेगा जहाँ रहता है ना y लेस देन इक्वल टू 2x, तो वहाँ शायद दिक्कत हो सकती है, या 2x स्क्वायर ऐसा कुछ है ना, तो इस तरह से रहेगा तो फिर उसमें डायरेक्ट ही दिख रहा है, डिपेंड कर रहा है यहाँ तो। है ना, तो यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ, उस तरह से मतलब ज्वाइंट अगर ऐसा रहेगा और इस तरह का फंक्शन रहेगा तो भी दिक्कत है। आई थिंक ये वहाँ वर्क करेगा, जो आप कह रहे हैं ना वर्क करेगा। सो ठीक है ना, तो उससे हो जाएगा, नहीं तो इससे तो आ ही जाएगा, और जो आपने बताया वो भी सही है, उससे भी वर्क करेगा। ठीक है, बाकी 2 भी बता रहे हैं सही है, फिर तो चारों ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने बताए, है ना। 1 2 3 4 ठीक है, तो वो आप जो बता रहे हैं वो ठीक है, दैट कैन बी वर्क, क्योंकि ये कार्टेशियन फॉर्म में मतलब बाई वेरिएट नॉर्मल है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जाएगा। और यहाँ पे आर जो है, रेडियस जो है, वो भी एक रैंडम वेरिएबल होगा, और थीटा भी एक रैंडम वेरिएबल होगा उसके अकॉर्डिंगली। चलेगा। और डाउट है किसी को, पूछिए जी। ठीक है, नहीं था ना। और मुझे लग रहा था यहाँ भी वर्क कर जाए, क्योंकि एक को चेंज नहीं कर रहे ना, सो आई थिंक मे बी इसका आंसर यस हो, बट ये प्रूफ लिखना पड़ेगा ना, तो इससे भी काम हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो। देखिए, ठीक है, जो आपने कहा वो भी सही है। तो दूसरा देखो, ये भी आसान ही है, तो इसको देखते हैं। सो देखिए, इसमें x कोई नॉर्मल x बी अ रैंडम वेरिएबल हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट -2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। x डिस्क्रीट है, ऐसा है तो ऐसा होगा, x डिस्क्रीट है, ऐसा है तो ऐसा होगा, x एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा, है ना, एंड x कॉन्टिन्यूअस ऐसा होगा। ठीक है, बताइए। तो ये तो बेसिक रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पे और सिमेट्रिक के डेफिनेशन पे है, तो आप सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन देखिए और उसको अप्लाई कीजिए, ट्राई करके देखें तो फिर पूछिए। ये है।
गया, बताना है? डिस्क्रीट है, इस पे इतना है तो ये इतना होगा। हो गया ना? मतलब कुछ डाउट तो नहीं है किसी को? सो ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो इसमें जो है पांचवा, ये तो जैम में, गेट में है ना, दोनों में आ चुका है पहले। देखिए, तो इसमें बोल रहा है कि है ना, x जो है एक्सपोनेंशियल 1 है, y ग्रेटेस्ट फंक्शन। ये तो थ्योरम है ना, अगर जिन लोगों को याद होगा कि क्या है जी, x इज एक्सपोनेंशियल 1, सिमेट्रिक 1 माइनस ए टू द पावर माइनस लैम्डा, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो होता है ज्योमेट्रिक 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा यहाँ 1 है। और सपोर्ट क्या होगा इसका, मान लीजिए y है लेट से, तो y का सपोर्ट क्या होगा, x का सपोर्ट तो था, यहाँ जो x का सपोर्ट है वो 0 से इन्फिनिटी में है, तो y का सपोर्ट क्या होगा, y क्या वैल्यू ले सकता है, 0 से 1 में 0, 0 1 2, मतलब नंबर ऑफ फेलियर वाला केस है ना। ठीक है, तो ये थ्योरम है हिंट के लिए आपका, अब यूज़ कीजिए। दिस इज जस्ट थ्योरम जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। इस तरह क्वेश्चन जैम में भी इस पे आया है, सेम क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन नेट में भी आया है, तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन जनरल यहाँ अगर लैम्बडा होता तो यहाँ लैम्बडा हो जाता, बस ये डिफरेंस है। तो अब तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, चेक कर लीजिए, और किसी को डाउट है तो पूछिए। स्टिल है ना, अगर आपको कुछ डाउट है यू कैन आस्क, ट्राई करो। और मैं कह रहा हूँ घर पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे तो एग्ज़ाम में भी सॉल्व नहीं होगा। घर पे अगर 10 क्वेश्चन कर पा रहे हो, एग्ज़ाम में 7-8 होगा, ये है। घर में अगर सॉल्व करके 200 में 200 मार्क्स आ रहे तो एग्ज़ाम में 150, 160, 170 आ सकता है। घर पे अगर 100 आ रहे एग्ज़ाम में 80 आएगा, ये है। इसलिए PYQ बैठ के एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करो, PYQ खुद पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो और एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, ये चीज़। ठीक है जी, आई थिंक दैट्स ऑल। सो है ना, सिंपल है, तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था।
देखिए let x1 x2 x10 be a random sample from uniform 0 1 and ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स दे रखा है तो क्या होगा। ओके तो इस भी अगेन थ्योरम है, जानते हो ना आप लोग। ये एक स्पेसिंग नाम का एक पेपर है, आप देख सकते हो, पार्क जिसका ऑथर है, और ये 1965 में आया था। तो उसमें काफ़ी है ना थ्योरम्स इस तरह के हैं। तो एक थ्योरम है कि यहाँ तो बता रखा है आपको एक्स आई है यूनिफॉर्म 0 1। तो ये तो थ्योरम आप लोग जानते हो ना, आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बीटा आर को माइन माइनस आर प्लस वन हाँ हो जाता है। बीटा आर कॉमा एन माइनस आर प्लस वन है ना। तो फर्स्ट काइंड तो लगाइए, और क्या ज़रूरत है डिफरेंस की, नहीं। सो आई थिंक डिफरेंस का भी थ्योरम होता है। वो हो जाता है आर माइनस एस माइनस और जैसे आर माइनस। एक्स आर माइनस एक्स एस कर दिया, तो ये भी आपका बीटा फर्स्ट काइंड आर माइनस एस एन माइनस आर माइनस एस प्लस वन, यही ना। यहाँ पे जो ले रहे हैं आर लार्जर है एस से। तो ये दो थ्योरम काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देख लीजिए। किसी को डाउट है तो पूछिए, है ना। दिस टू थ्योरम इनफ है। डन ना। 1 3 4 सही हो जाएगा। अच्छा 1 3 4 ठीक है, देख लो, है ना। तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए और बताइए इसमें क्या है। एक्स आई सीक्वेंस ऑफ आई आई डी बर्नौली पी है ना, बर्नौली विथ पैरामीटर पी। तो करेक्ट कौन सा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो अप्लाई करो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम या डेफिनेशन, ट्राई। चेक कीजिए और बताइए, डाउट है तो बताइए, हो गया तो बताइए। वन टू थ्री 1 2 3 ओके। 1 2 3 कह रहे हैं जी, बाकी लोग देख लीजिए। 2 One- कैसे होगा कंसिस्टेंट? हाँ 2 कैसे होगा जी, जिनका आंसर बताइए। वेरिएंस तो जीरो नहीं, n टेंड्स टू इंफिनिटी करूंगा तो वेरिएंस जीरो। तो इसमें कई सारे रिजल्ट है ना, जैसे एक तो डेफिनेशन है, एक तो आता है डेफिनेशन कि T इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ, मान लीजिए P ही लिख देता हूँ अभी। सो इफ एंड ओनली इफ T कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू P। तो एक काम करो, इसको थीटा कर दो ताकि डेफिनेशन समझने में आसानी हो। ठीक है, ये थीटा कर दिया। और ये जो है इसका फर्दर डेफिनेशन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड t माइनस थीटा, अगर लेस देन इक्वल टू लोगे तो 1 आएगा फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। ठीक है, ये हो जाएगा। या यही चीज़ है
n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड t माइनस थीटा मोर देन एप्सिलॉन इज 0 फॉर ऑप्शन, ये है। तो ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। थ्योरम लगाओगे तो एक वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, एक थ्योरम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर दैट सेज कि 1/n समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 टू इसकी पावर r कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू e ऑफ x की पावर r फॉर ऑल r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो ये रफली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। एक और थ्योरम जो आप कह रहे हैं तो उसमें ये है कि जो एक थ्योरम है कि इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ t which is theta and limit n tends to infinity variance of t is 0 then t converges in probability to theta, है ना। तो ये मतलब कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है कहने का मतलब। तो एक तो ये रिजल्ट है। अब यूज कीजिए और बताइए फाइनल। इसमें 1 और 3 होगा। 1 और 3 ठीक है। किसी को डाउट है? तो बी ऑप्शन में डाउट है, चेक करो ये सेटिस्फाई कई सारे तरीका है। अच्छा 2 में डाउट है, देखिए 2 देखते हैं। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल कन्वर्ज नहीं करेगी, ठीक है ना, इट विल नॉट कन्वर्ज। होता क्या है ना, n जो यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी आपको दिखता है दैट इज द सैंपल साइज, ठीक है, वो इंडेक्स वाला n नहीं है। सो सिंगल रैंडम वेरिएबल ऐसे कन्वर्ज नहीं करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू सम पैरामीटर अनलेस इट इज डीजेनरेट, है ना। तो यहाँ पे अगर प्रूफ करना है जैसे मान लो b को, हाँ उसमें तो वेरिएंस दिखा देंगे कि नॉट इक्वल टू 0 है तो हो जाएगा। अच्छा वेरिएंस नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन एक्चुअली ना ये वन वे थ्योरम है। हाँ ये थ्योरम ना वन वे है। अगर ऐसा होता है तो इसकी गारंटी है, अगर ऐसा नहीं होता तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो उसके लिए आपको डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। तो जैसे अभी मान लीजिए जैसे बी ऑप्शन चेक करना है मुझे, तो बी में मुझे चेक करना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब अभी मुझे ये चेक करना है। अभी के लिए मैं डेफिनेशन लगाता हूँ सिंपल। तो डेफिनेशन लगाऊं तो इसमें ये कहना चाह रहा है 1/2 xn प्लस xn प्लस 1 दिस कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू p। ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है। ऐसा होगा क्या, मैं चेक करना है मुझे कि क्या ऐसा होगा, ये चेक करना है। तो आपको ये नहीं समझना कि यहाँ पे 2 है एवरेज हो गया। x बार में सैम्पल मीन n होता है, वहाँ x बार जो है n के लिए होता है, ये n है इसी के लिए वैलिड है। तो यहाँ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर विल नॉट वर्क। तो अभी के लिए आपको चलो डेफिनेशन से करके चेक करते हैं। तो डेफिनेशन ये कहता है अगर t कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी थीटा तो ऐसा होना चाहिए, कोई एक लगा लो। तो अभी के लिए तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। यहाँ तो जो xn है वो बर्नौली p है, यही ना, xn प्लस 1 भी बर्नौली p है। तो xn प्लस 1 बाइनोमियल 2 p होगी, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो अब आपको अगर यह निकालना है, मान लो ये है ऐसा, ऐसा कब होगा, इफ एंड ओनली इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, इनमें से कोई एक लिखो। तो यहाँ आएगा
हाफ एक्स एन प्लस वन, यही है ना इसका मॉड। मॉड लगाने का नीड, अच्छा इस माइनस पी ना, माइनस पी, टी माइनस पी है ना, कोई भी एक ले लो। तो लेस देन इक्वल टू ले, लेस देन इक्वल टू एप्साइलॉन। क्वेश्चन है कितना होगा ये, क्या ये 1 होगा चाहे एप्साइलॉन कुछ भी ले लूं? सो थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो ये कब ऐसा होगा? वैसे जहां ये फेल होता है ऑलमोस्ट वहां पे ऐसा ही होता है जनरली कि ये नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये थ्योरम वन वे है, इफ एंड ओनली इफ नहीं होगा थ्योरम ये, तो यहाँ दिक्कत है। सो इसको अगर थोड़ा हाफ से मैं मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, तो ये हो जाएगा एक्स एन प्लस वन माइनस पी, ये लेस देन इक्वल टू एप्साइलॉन। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ 2p हो जाएगा, यहाँ 2 एप्साइलॉन। अब ये क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, ठीक है था ना, फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0, फॉर ऑल एप्साइलॉन मोर देन 0। अब आप सोचो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो देखो गलत दिखाने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है, तो एक ऐसा एप्साइलॉन लो जिसके लिए फॉल्स हो जाए, सोचो। और आपको ये पता है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये जो xn प्लस 1 ये बाइनोमियल है, इसकी वैल्यू 0 1 2 रहेगी, है ना, इसका सपोर्ट 0 1 2 है। तो गलत दिखाने के लिए कैसा एप्सिलॉन लोगे गलत हो जाए, ये क्या लेंगे? जैसे एप्सिलॉन में बहुत छोटा ले लूं, देखो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, बाइनोमियल है ना, तो बाइनोमियल का सपोर्ट 0 to n होता है, ये बाइनोमियल 2 है, तो इसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी, ये वाली। और ये 2p है, p तो 0 से 1 के बीच है, तो ये 0 से 2 के बीच होगी। तो क्या इसकी वैल्यू लेस देन हमेशा एप्सिलॉन होगी? एप्सिलॉन कुछ भी ले लूंगा, तो मान लो एप्सिलॉन मैंने 1/1 करोड़ ले लिया, सो क्या लगता है आपको डिफरेंस हमेशा ये कम ही होगा उससे? ऐसा होगा? चेक करो। मैं अगर यहाँ का ना एप्सिलॉन कुछ भी ले लो पॉजिटिव, तो मैं एप्सिलॉन को बहुत छोटा नंबर ले रहा हूँ, 0 के बहुत करीब। तो क्वेश्चन ये है कि p की जो वैल्यू होगी वो 0 से 2 में होगी, और ये भी 0 1 2 हो सकती है, तो क्या इसका गैप हमेशा एप्सिलॉन से कम होगा? मान लो ये 0 हो गया एग्जाम्पल के लिए, और ये अभी p को 1/2 ले लिया समझने के लिए, तो ये 1 हो जाएगा, तो 0 और 1 का गैप तो 1 आएगा। और क्या 1 हमेशा एप्सिलॉन से कम होगा या 2 एप्सिलॉन से कम होगा? जरूरी तो नहीं है। सो दिस इज नॉट 1, है ना, सो विच इज नॉट ट्रू इन जनरल, ये जो है ना ये जरूरी नहीं ऐसा होगा हमेशा, सो दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल। तो यहाँ पे ये है कि ये वाला पार्ट ये है ना, दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल। और क्यों ट्रू नहीं? बिकॉज ऑफ दिस, मैं एप्सिलॉन बहुत छोटा लूंगा तो जरूरी नहीं कि वैल्यू हमेशा उससे कम ही आएगी। तो या और अगर आगे बढ़ना है आपको तो आप मॉड खोल लो, और भी किया जा सकता है। अब आगे आपको इसको और जस्टिफाई करना है, सो ओपन मॉड, मॉड ओपन करके देखो। सो इफ एंड ओनली इफ अगर इसको मॉड खोलते, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी यहाँ आएगा xn प्लस 1 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 2p प्लस 2 एप्सिलॉन, और इधर हो जाएगा 2p माइनस 2 एप्सिलॉन, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। अब खुद सोचो कि इसकी वैल्यू जो कि 0 1 2 हो सकती है, क्या हमेशा इन दोनों के बीच ही आएगी? तो ये ऑलमोस्ट कहना चाह रहा है कि 2p के इक्वल आएगा। तो क्या xn प्लस अगर एप्सिलॉन में 0 के करीब ले लूं तो ये 2p हो जाएगी, क्या हमेशा 2p के इक्वल आएगी? जरूरी नहीं है ना। दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल। आप चेक करो क्या क्या वैल्यू, मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। इसके पास 3 वैल्यू है, 0 1 2, विच वन डू यू वांट, आपको लगता है कि सेटिस्फाई होगी? कैलकुलेशन चेक कर लो। सो 2p माइनस 2 एप्सिलॉन से 2p प्लस 2 एप्सिलॉन के बीच ही रहेगा इसकी वैल्यू हमेशा, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये है दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल, ये दिस इज बिकॉज इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा होगा। दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल, मतलब ऐसा होने की गारंटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी 1 तो नहीं आएगी, 1 से कम ही आएगी, जो भी आएगी ये प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम ही आएगी, एंड दैट्स वाई दिस इज नॉट ट्रू। बाकी जिन्होंने लॉ है ना, आपने सोचा कि वेरिएंस 0 नहीं आ रहा है, तो वो भी यहाँ पे ठीक वर्क कर जाएगा। जनरली जहाँ ये थ्योरम फेल होता है ना वहाँ पे काम कर जाता है, लेकिन इन जनरल जो ये थ्योरम बुक में इफ एंड ओनली इफ है नहीं, बट इट विल वर्क। देख लो तो डेफिनेशन से दिखा सकते हो कि इट विल नॉट कन्वर्ज। ये ऐसे याद रखो आप कि कोई और
सिंगल रैंडम वेरिएबल या टू रैंडम वेरिएबल कभी कन्वर्ज करेगी नहीं, क्योंकि वहाँ n का रोल है, और n जो होता है ना कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में, वो सैम्पल साइज है। सो लाइक xn कभी ऐसा होगा नहीं कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू p, ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि n वहाँ सैम्पल साइज है। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर अनलेस इट इज, हाँ अनलेस इट इज डीजेनरेट। बताइए जो पूछ रहे थे। सर फोर थर्ड, थर्ड तो फोर लगाओ, फोर थर्ड तो हो जाएगा। तो हो गया ना। फोर्थ, हाँ फोर्थ क्या होगा? फोर्थ में प्रोडक्ट ऑफ टू डीजेनरेट एंड, सॉरी, बर्नौली का प्रोडक्ट क्या फॉलो करेगा? तो अच्छा बर्नौली ही हो जाएगा, बर्नौली ही होगा, तो उसका क्योंकि एक्सपेक्टेशन निकाल उसका लो। स्क्वायर हो जाएगा, उसका पावर आई बर्नौली ही फॉलो करता है। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर देख लो ना, यहाँ से वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पे काम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा लो यहाँ पे। तो ई x1 x2 ई x1 इंटू ई x2, क्योंकि इंडिपेंडेंट है x1 x2, हाँ। तो ई x1 ई x2 लगा दो। ई x1 क्या है? p है। P। ई x2 कितना है? p है, तो p स्क्वायर पे कन्वर्ज करेगी, तो गलत हो गया फोर्थ, चेक करो, है ना। हाँ वो p स्क्वायर पे 1 और 3 हो जाएगा सही। तो फोर्थ ऑप्शन विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू p स्क्वायर, बिकॉज प्रोडक्ट भी बर्नौली ही होगा, क्योंकि सपोर्ट 0 1 रहेगा x, है ना। तो x2i माइनस वन, x1 बोल दो अभी के लिए, मतलब वैसे, सो y बोल दो इसको चाहो तो 1 अपॉन एन समेशन yi, कन्वर्जन बोल ई वाई, और y क्या है? x1 x2 है काइंड ऑफ। ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन आपका क्या आया था, 1 आया है और 3 आया है। हाँ 1 3 ट्रू है, 2 4 तो फॉल्स है, ठीक। सो नेक्स्ट जो है आपका कि जिनका माइक ऑन है बंद कर लीजिए अभिजीत। सो यहाँ से एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विथ PMF आपको दे रखा है 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोर्ट में 1 और 3 है, और yn समेशन ऑफ एक्साइज है, तो क्या इसमें सही होगा? तो ये भी वैसे ही है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर पहले में लग जाएगा, दूसरे में वेरिएंस निकालना है, हाँ कन्वर्जेस लिमिट निकालनी आसान है, तीसरा इन प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ भी वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर काइंड ऑफ लगा सकते हो, क्योंकि कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, हाँ एंड कन्वर्जेस टू प्रोबेबिलिटी 0। सो इसको देखना पड़ेगा क्या होगा, चेक करो। तो या तो डेफिनेशन लगा लो या फिर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम लगा लो, देखो क्या आता है।
हुआ जी? ये बताना है कोई ऑप्शन? है ना, MSQ है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट होगा। वन और फोर होगा क्या? ओके, बाकी लोग बताओ। बाकी ग्रुप में तो पेपर आंसर की है ही, उसको चेक कर सकते हो। सो तो 1 4 आया आपका, नहीं 1 2 3 4 क्यों गलत है? 1 4 ना, 2 3, 2 3 क्यों गलत लग रहा है आपको? वेरिएंस ऑफ वाई एन आ जा रहा है सर 5n। हम्म और ये जो कांस्टेंट बाहर आएगा तो स्क्वायर बन के बाहर आएगा, है हाँ ना? तो ये 0 हो जाएगा। 2 भी सही है। 3 क्यों गलत है? 3 में सर इन्फिनिटी आ जा रहा है, अच्छा, अगर तो एक्सपेक्टेशन लेंगे तो। 2/3 है, ओके। तो 2 और वाई एन का एक्सपेक्टेशन आ रहा है 2n, n-2/3 1/3 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी, फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ओके, जहाँ C पॉजिटिव कह रहा है, ठीक है। C मतलब 1 2 4 सही हो गया। किसी को डाउट है? बाकी किसी को पूछिए अगर इसमें डाउट है तो। सिंपल कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है पे है। नाइन्थ है ना, सो उसके जो ऑप्शंस हैं, अरे 2 ही ऑप्शन आया ना, तो 4 ऑप्शन देखने हैं। तो 1 2 3 4, अच्छा इतना है कि एक साथ आएगा भी नहीं। एक और ऑप्शन होगा ना, तो 3/4 में थोड़ा आया।
देखिए जी, तो ये क्वेश्चन है आपका, आई थिंक ये तो ऑप्शन ही है। क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा, क्वेश्चन मैंने इस पे ही ढक दिया तो है। ठीक ठीक, ये रहा। तो इसको पढ़ देता हूँ, ये बहुत छोटा हो गया नहीं, ये इसको इधर बुला लें। हम्म, देखिए, तो उधर क्वेश्चन है, इधर ऑप्शन है। तो अब आपसे बोला गया है कि x1 x2 x3 भी रैंडम सैंपल ऑफ साइज 10 फ्रॉम ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस जहाँ h0 है थीटा लेस देन इक्वल टू 3 अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव जहाँ थीटा है मोर देन 3 बेस्ड ऑन x1 x2 x10 L थीटा डिनोट द लाइक्लीहुड फंक्शन एंड x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो वो 4 ऑप्शन है, आपको बताने उन चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइप है ना, तो आप लोग अगर प्रिपरेशन किए हो तो आपको इजी होना चाहिए आंसर बताने में। फोर होगा क्योंकि ओनली 4? और चेक करना है। बाकी की MSQ है ना, और ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। तो 1 भी होना चाहिए। अच्छा, ओके। चेक करो ना, सिंपल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन ओवर H0 इज दिस, है ना, ऐसा। सॉल्व करूं, ये समझ आ रहा है तो? क्या समझ आया भाई, कुछ समझ आया कि नहीं? तो 1 और 4 बताया आप लोगों ने ना। तो 3 और 4 में तो क्रिटिकल रीजन है ना। तो इसमें क्रिटिकल रीजन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से इजीली आ जाएगा। और 1 2 में लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ये चीज़ है।
सॉल्व करें, हो गया 1/4 आंसर आया ना। सो नेक्स्ट है कि इसमें क्या पूछा है, सिग्मा स्क्वायर ही है ना। देखिए, तो इसमें जो कह रहा है कि x1 x2 xn IID है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, और म्यू हैट सिग्मा स्क्वायर हैट MLE है म्यू सिग्मा स्क्वायर का, तो कौन सा ट्रू है। तो दिस इज काई स्क्वायर विथ दिस अनबायस एस्टिमेटर वेरिएंस, ये बेसिक इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है। बताओ भाई, सॉल्व करो। तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर हैट है ना, जैसे इसमें आपको थोड़ा मैंने इंपोर्ट किया है ना ऑप्शन, ये थोड़ा ऐसा है, इसको अगर मैं अच्छा इसको फुल अगर कर दें तो पूरा आ जाएगा ना। देखो तो इसमें पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा। देखिए थ्री वाले में ही सिर्फ सही है। ओनली 3। हाँ, तो कोई डाउट किसी को किसी ऑप्शन में? और भी सही है। 4 भी सही है। देख लो आंसर की है ना आप लोगों के पास, आंसर के ग्रुप में आया था ना, ग्रुप में आंसर के पेपर दोनों है, चेक कर लो। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर पूछो कहाँ दिक्कत है। तो 3 4 सही है ना, जैसे बता रहे हैं आप लोग।
4 कैसे हो रहा है सर? तो इसको लगाइए ऐसे ये आपको क्या आया जो हम लोग जानते हैं, ये जो नॉर्मल आपके पास है, सिग्मा कि कैप हो जाएगा स्क्वायर 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू एक्स हैट तो बार एक्स बार आ गया होगा है ना, और सिग्मा हाँ स्क्वायर हैट आया 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, सर। जिसको आप ये भी लिख सकते हैं n-1 एस स्क्वायर बाई एन, यही ना आ जाएगा, क्योंकि जो सैंपल वेरिएंस हम लोग लिखते हैं वो तो ये होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। सो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो कौन सा फोर्थ चेक करना है, तो फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ में जो है n स्क्वायर अपॉन n-1 इंटू n+1, यही है, इंटू में है सिग्मा हैट 4, तो इसका क्योंकि मुझे तो अनबायस्ड एस्टिमेटर चेक करना है, इसका एक्सपेक्टेशन तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा हैट 4, यही है, ये निकाल कर देखते हैं क्या आता है। तो n² -1 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ठीक है। अभी अब सिग्मा जो हैट है वो तो n-1 एस स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करोगे पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया n-1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और S4 तो एक्सपेक्टेशन लगना है S4 पे। अब ये S4 का एक्सपेक्टेशन पता है आप लोगों को, बताइए कोई, क्या होता है, 2 सिग्मा की पावर 4 अपॉन n-1 नॉर्मल में, है ना, ये ड्राइव करना पड़ेगा मुझे। वेरिएंस होता है ना सर? अच्छा वेरिएंस होता है ना, तो वही पूछा क्या आएगा, एक मिनट, इससे आ जाएगा ना, ये जो है n-1 एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर n-1 है ना, तो यहाँ से यूज हाँ करके निकालो ये x स्क्वायर 4, इसका वेरिएंस कितना होता है, अगर मैं दोनों तरफ वेरिएंस लगा दूं तो क्या होगा, 2 इंटू n-1 वेरिएंस ऑफ किसका, एस स्क्वायर, आई स्क्वायर n-1 2 इंटू, इसका हो जाएगा 2 सिग्मा टू द पावर 4/n-1। हाँ तो यहाँ से ई एक्स वो नहीं निकल आएगा, ई ऑफ एस की पावर 4 यहाँ से नहीं निकल आएगा, इस वाले फॉर्मूले से फर्दर सॉल्व करने पे, इसको फर्दर खोलो ना, ई ऑफ एस की पावर 4 निकालो, खोल सकते हो, वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के आप फर्दर ओपन करके निकालिए, बताइए कितना आएगा, ये मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ से ई ऑफ एस की पावर 4 माइनस ई एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो तो सिग्मा की पावर 4 प्लस 2 सिग्मा की पावर 4 अपॉन n-1, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फर्दर बता पाओगे, एलसीएम ले लो, n-1 प्लस 2, सो n+1 अपॉन n-1 सिग्मा की पावर 4 ई ऑफ एस आ की जाएगा पावर अब। 4, उसको वहाँ पुट कर दो, तो इसको जब आप यहाँ पुट करेंगे तो ये n² चलो पहले ही कट गया, सो n² हटा दो, अच्छा n-1 था, इसको भी हटा सकते थे क्योंकि ये पहले से, n+1 नीचे आ जाएगा। हाँ है ना, क्योंकि पहले से ये n-1 n+1 ही था, तो ये और ये कट जाएगा, तो अभी बचा हुआ है n-1 अपॉन n+1, और ई ऑफ एस की पावर 4 आया n+1 अपॉन n-1 सिग्मा की पावर 4, तो ये आपका कट गया, ये कट गया, तो आ गया सिग्मा की पावर 4, ठीक है, तो फोर्थ इसलिए ट्रू है। एनी मोर डाउट, कोई और दिक्कत है बताइए। सो ठीक है, सो ये 10वां क्वेश्चन हो गया, आते हैं 11वां क्वेश्चन जो है, तो इसमें कितने 18 होते हैं ना, 18 क्वेश्चन, यूनिट 4 के 18 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी 10 है। फोर्थ ये वाला है कि ठीक है जी, देखिए
तो इसमें जो आपसे पूछ रहा है कि हम्म, विजिबल है? तो ये पूछ रहा है कि एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हुज पीएमएफ अंडर एच नॉट एच वन गिवन है ना? तो ये सिंपल वर्सेस सिंपल है ना, एक सिंपल में पीएमएफ है और एक एच वन में पीएमएफ है, एक एच नॉट में पीएमएफ है। तो सिंपल वर्सेस सिंपल का एक क्वेश्चन है। अब आपसे कह रहा है कि द क्रिटिकल रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 0.04 फॉर रिएक्टिंग एच नॉट अगेंस्ट एच वन इज गिवन बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, फिर वैसे ही है, सब में क्रिटिकल रीजन ही पूछ रहा है, फिर अगले दो में, दूसरे में क्रिटिकल रीजन पूछ रहा है, तीसरे में पावर पूछ रहा है, चौथे में मोस्ट पावरफुल टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। बताइए, तो विजिबल है ऑप्शन? एक बार देख लो, नहीं तो फिर इधर से इसको करता हूँ। तो देखो देखो ऐसे सॉल्व करो। पढ़ पाओगे ऑप्शन? ये यहाँ से पढ़ पाओगे, यहीं से पढ़ लो। तो ये रहा ऑप्शंस एंड सो लेफ्ट में क्वेश्चन है, राइट में ऑप्शन है, बताओ। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दोनों क्रिटिकल रीजन में अल्फा 0.04 ही आ रहा है। अच्छा, तो क्या आंसर सही हुआ? डिसाइड कर पा रहे हो? तो आसान है ना, इसमें लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ सिंपली। एनपी लेमा लगाओ, सिंपल आ जाएगा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। अगर सर फर्स्ट वाली क्रिटिकल रीजन लेते हैं ना तो पावर ऑफ द टेस्ट मैक्सिमम ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू सेकंड वाले क्रिटिकल रीजन से, तो 1 और 3 हो जाएगा। अरे लेना थोड़ी है भाई, वो तो क्रिटिकल रीजन से डिसाइड होगा क्या आएगा, अपनी मर्जी कुछ भी थोड़ी कंसिडर करोगे। तो लाइक्लीहुड रेशियो क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन तो दिया है ना। हाँ हाँ तो वही आ रहा है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0.04 ही आ रहा है। ठीक है, और दूसरे में नहीं आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, लेकिन मोस्ट पावरफुल कौन सा लोगे? तो जिसमें पावर ऑफ द मतलब 1 माइनस बीटा जिसमें मैक्सिमम आएगा। अच्छा, पावर पावर ऑफ जिसका द ज़्यादा टेस्ट होगा, तो निकालो पावर क्या है। 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन। पहले वाले केस के लिए 0.18 आ रहा है और दूसरे वाले केस के लिए मतलब उससे कम आ रहा है। ओके, तो 1 and 3 हो गया है ना। सिंपल है, हाँ एल एच नॉट अपॉन एल एच वन देख लो क्या होता है, उससे पता चल जाएगा। लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट अपॉन एच वन, या पी एम एफ है तो इसका रेशियो निकालो। जैसे ये आ जाएगा 1/6, फिर 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, और यहाँ जाकर सिंप्लीफाई करो 94 बाई कितना, 94/79।
अब इसमें चेक करो कि इनका क्या रिलेशन है। जैसे देख रहे हैं हम डिनोमिनेटर बढ़ता चला जा रहा है ना, तो अगर 94 को मैं नीचे ले आऊँ 79/94 तो 1 पॉइंट मतलब 0 पॉइंट समथिंग रहेगा। तो मतलब ये है ना नंबर के हिसाब से ये लिखा हूँ ना, इसका रेशियो लिया मैंने, तो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, Increasing है। फंक्शन घट रही है बढ़ रही इंक्रीजिंग है ना? डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर घटता जा रहा है ना, वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, यही है। और ये जो लाइक्लीहुड रेशियो है ये फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है। यहाँ पे सिंगल पैरामीटर सिंगल सैम्पल साइज है तो फंक्शन ऑफ एक्स है। तो ये होता है ना न्यूमैन पियर्सन लेमा से। और चूंकि जी इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मान लो इसको लिए अभी के ले लो एग्जाम्पल के लिए, तो जी इधर आएगा तो एक्स लेस देन इक्वल टू जी इनवर्स के, जिसका नाम सी रख दो। तो यही क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल होगा। अब साइज यूज़ करके आप सी निकाल लो। जैसे आपने कहा कि साइज जो है 0.04 लोगे ना, तो क्रिटिकल रीजन बन जाएगी लेस देन इक्वल टू 4। 4 लेने पे ही ये साइज आएगा। साइज का डेफिनेशन यूज़ करो, ये मिल जाएगा। ये हो गया। अब पावर निकाल लो 0.18, तो 1 और 3 सही हो गया है ना। चेक कर लो जी, किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। तो ठीक है, आज यहीं तक स्टॉप करेंगे। तो आज हमने क्या किया है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये एक्चुअली सितंबर 2022 वाला पेपर था जिसमें यूनिट 4 देख रहे थे, सिलेबस का यूनिट 4 है ना, सिलेबस में यूनिट 4 है और एग्ज़ाम में पार्ट सी है ना, क्योंकि पार्ट सी में 4 यूनिट आते हैं, तो मतलब पार्ट सी में यूनिट 4 देख रहे थे एक्चुअली। ठीक है, यूनिट 4 ऑफ पार्ट सी में तो 1 2 3 4 4 यूनिट का आता है। सो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ से जो है ये एंड क्वेश्चन नंबर हमने अभी 1 से लेके क्वेश्चन 11 तक किया है। इसमें आते हैं टोटल 18 क्वेश्चन, मतलब पार्ट सी में यूनिट 4 के 18 क्वेश्चन आते हैं। तो कल क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, तो ये पेपर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो कल जो डिस्कशन होगा ये आज हुआ है और कल ये डिस्कस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू अभी के लिए।